नमस्कार, मेरा नाम दिव्या नागपाल है। स्वस्थ तन, प्रसन्न मन, यही है सच्चा धन। इसी उद्देश्य के साथ मंगलमय डिजिटल एक बार फिर से आप सबके लिए लेकर आ गया है स्वास्थ्य संजीवनी का एक नया एपिसोड। पिछले कुछ हफ्तों में हमने महिलाओं से संबंधित रोगों के बारे में बात की है। 19 जुलाई 2022 को मंगलमय डिजिटल ने विमेन हेल्थ केयर सीरीज शुरू की थी, जिसमें हमने महिलाओं में होने वाली परेशानियों के बारे में हमारे डॉक्टर जो एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर अतुल, उनसे चर्चा की थी। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स के बारे में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में, फाइब्रॉइड के बारे में, इनफर्टिलिटी जिसे बांझपन भी कहते हैं, इन सब बीमारियों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी हमारे विश्वसनीय डॉक्टर अतुल के साथ। आज विमेन हेल्थ केयर सीरीज का चौथा एपिसोड है, जिसमें हम बात करने वाले हैं महिलाओं में होने वाले कैंसर के बारे में, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर आदि। डॉक्टर अतुल से आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या है मुख्य कारण कैंसर का और क्या है इसका निवारण। मैं अपनी महिलाओं दर्शकों को एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। विमेन हेल्थ सीरीज अगले हफ्ते जो हमारा एपिसोड है वो लाइव रहेगा। जी, सभी दर्शक महिलाएं जुड़ सकती हैं, अपने सवाल कमेंट के माध्यम से रख सकती हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे उन सवालों का जवाब देने का। पिछले कुछ हफ्तों में जो हमारे पास सवाल आए हैं, उन सवालों का उत्तर भी हम आने वाले लाइव में देंगे। अगले हफ्ते मंगलवार को रात 9 बजे करेंगे मंगलमय डिजिटल पर वुमेन हेल्थ सीरीज पर आखिरी एपिसोड, जो कि रहेगा लाइव। तो सभी महिलाएं अवश्य जुड़ें, औरों को भी जोड़ें, अपने प्रश्न कमेंट के माध्यम से हमसे पूछें और हम करेंगे आपकी शंकाओं का निवारण। आज का एपिसोड शुरू करते हैं हम, लेकिन हमेशा की तरह उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स दें, सुझाव दें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए बुलाते हैं डॉक्टर अतुल को हमारे शो में एक बार फिर से। डॉक्टर अतुल, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबको धन्यवाद, सबका नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने बताया अपने दर्शकों को कि आज हम महिलाओं से संबंधित कैंसर के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे है वो ये है कि ऐसा कहा जाता है कि भारतीय महिलाओं में सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो है ब्रेस्ट कैंसर। ये कितना सही है और अगर ये सही है तो इसका कारण क्या है? बिल्कुल, जितने भी कैंसर्स महिलाओं में पाए जाते हैं, मैं ये जो रेशो बता रहा हूँ ये डॉक्यूमेंटेड है। ये जो जितने भी कैंसर्स महिलाओं में पाए जाते हैं उसमें से लगभग 70 to 75% ये ब्रेस्ट कैंसर होते हैं। फिर 2-5% यहाँ वहाँ हो सकता है। मैक्सिमम ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स ज़्यादा महिलाओं में ज़्यादातर कैंसर में ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होता है। और बाकी जो ऑर्गन्स होते हैं महिलाओं में, जैसे यूट्राइन कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर होता है और ओवेरियन कैंसर होता है, ये भी होता है। पर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होता है। उसके पीछे अभी चलो ये एक जनरल कैंसर जो होता है, सबसे पहले बात ये समझते हैं कि कैंसर होता क्या है। बेसिकली पहले थोड़ा नॉलेज के लिए कि कैंसर होता क्या है। अब कैंसर की सेल और हमारे शरीर में नॉर्मल सेल, देखो यार सारा शरीर ढांचा सेल्स का बना हुआ है, 120 ट्रिलियन सेल का। हमने कई बार हमें इससे पहले भी डिस्कस हुआ है। तो ये जो नॉर्मल सेल है यार, कैंसर सेल में फर्क क्या है? देखो, कैंसर सेल और नॉर्मल सेल दिखने में एकदम आइडेंटिकल है, एकदम एक जैसी है, पर उनमें दोनों में एक ही फर्क होता है कि जो नॉर्मल सेल होती है उसका जो लाइफ खत्म होने के बाद ब्रेन जो है ये डिसीजन बराबर ले सकता है कि भाई इसको भी ये इसको डिमोलिश करके फिर नई सेल्स में रूपांतरण करता है। इसको एपोप्टोसिस बोलते हैं। ये जो चीज होती है ये नेचुरली हमारे शरीर में सेल्स मरना, फिर नए बनना, मरना, नए बनना, ऐसा ब्रेन डिसाइड करता है और हमारा बॉडी इम्यूनिटी उसको बराबर से उसको मैनेज करती होती है। सेल्स का रिप्रोडक्शन, नया सेल्स बनना ये। पर कैंसर में क्या होता है? कैंसर में वो जो सेल्स होती है, कैंसर सेल अगर डेवलप हो गई है हमारे शरीर में और कैंसर हमारे शरीर में डेवलप हो जाता है, तो उस कैंसर सेल में कितना डेवलप होना है, कब तक डेवलप होना है, ये उसका लिमिट नहीं होता।
वो ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होता, हमारी इम्यूनिटी के कंट्रोल में नहीं होता। तो वो सेल्स डेवलप करती रहती है और एबनॉर्मल जब सेल्स वहाँ कोई पार्ट है वहाँ पर वो मल्टीप्लाई करती रहती है, फिर वहाँ गांठ बनना शुरू हो जाता है और वो गांठ बनना ही फिर कैंसर की गांठ कहलाता है। इनिशियल स्टेज में ये जानकारी अगर हमें डायग्नोसिस हो जाए तो बहुत अच्छी चीज होती है अगर फर्स्ट स्टेज में। पर अगर ये मानो ज्यादातर लोगों की लापरवाही कहो या अगर महिलाओं के ब्रेस्ट की बात कहें तो उसमें थोड़ा सा संकोच कहो, ये उनको दिरंगाई कर देती है डायग्नोस करने में। और इसमें बहुत बार सेकंड स्टेज पार हो जाती है, थर्ड स्टेज में ज़्यादातर पेशेंट दिखाए जाते हैं, या टू सेकंड ए सेकंड बी में पता चलता है। तो ज़्यादातर फिर उसमें केसेस में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन दिखाई देता है। तो ये होता है कैंसर सेल्स में और नॉर्मल सेल्स में ये फ़र्क है कि मल्टीप्लिकेशन का उसका कितना उसको बढ़ना है ये लिमिट ब्रेन नहीं कर सकता, हमारी बॉडी इम्यूनिटी नहीं कर सकती, इसलिए वो बढ़ता जाता है। अगर इसको मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन अगर आपको समझे इसे भाषा में अगर समझाऊँ, तो ये ध्यानपूर्वक समझना अभी। कैंसर सेल एक्चुअली हमारे बचपन से मतलब जैसे पैदा हुआ बच्चा से लेके मरते दम तक सबके शरीर में कैंसर सेल है। सभी के शरीर, मेरे शरीर में भी है, आपके शरीर में भी है, समूचे मानव जाति के शरीर में कैंसर सेल्स होते हैं। पर सबको तो कैंसर नहीं होता, क्योंकि ब्रेन को पता है, हमारी इम्यूनिटी को पता है कि उसको कब डिमोलिश करना है और कब उसमें से पूरे न्यूट्रिशन खींच के शरीर में डालना है। मैं उसके मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको आगे कि क्या होता है प्रोसेस हमारे शरीर में। थोड़ा सा समझना हमारे शरीर में कैंसर कैसा बनता है। जैसे अभी उदाहरण के तौर पे बोलता है, मेरा एक मित्र है और वो विजय भाई के, मेरा एक दूसरा मित्र है, विजय भाई के घर पर गया है। विजय भाई उसको नहीं जानते, मेरे मित्र को विजय भाई नहीं जानते, और वो मेरा मित्र है, वो मुझे पता है वो क्या स्वभाव का है और कैसा है। और वो विजय भाई के घर पे जाते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे आपके घर में रहना है। तो स्वाभाविक है, विजय भाई को वो बोला है कि मैं डॉक्टर अतुल का मित्र हूँ, आपके घर में रहना है। विजय भाई मुझे जानते हैं पर विजय भाई उसको नहीं जानते, तो स्वाभाविक है वो पहले तो घर में बुलाएंगे, उनको बिठाएंगे और बाजू में जाके मुझे फ़ोन करेंगे विजय भाई कि भाई अतुल भाई आपका फलाना-फलाना मित्र मेरे पास आया है और 1 दिन रहने के लिए बोलता है, तो उसको क्या रहने दूँ? मतलब मेरा और उनका कम्युनिकेशन हो जाता है विजय भाई का। और फिर मैं विजय भाई को बोलता है, अरे वो चोर उचक्का भाई है, लड़का है, वो बेकार है, उसको घर से निकाल दो आप। वो किसी काम का नहीं, उसको निकाल दो आप। तो ये कम्युनिकेशन हमारे होने से क्या हुआ, तो वो उसका जो उसका जो जो भी करने जा रहा था, जो भी कुछ करने जा रहा था, मुझे मेरे उससे कन्फर्म करने के बाद उसने अपने घर से उसको समझा-बुझा के भेज दिया। ये एक हो सकता है। और दूसरी बात क्या हो सकती है? दूसरी बात ये हो सकती है कि वो मेरा मुझे पहचान वाला गया विजय भाई के पास, विजय भाई को बोला मुझे आपके घर में रहना है, मैं डॉक्टर अतुल का मित्र हूँ, ऐसा-वैसा जो भी बता के विजय भाई ने घर में बिठाया और विजय भाई कुछ मुझे संपर्क करने के लिए फ़ोन कर रहे हैं। पर मैं कहीं न कहीं आउट ऑफ रेंज हूँ और मेरे से बात नहीं हो पा रही है। विजय भाई का फ़ोन नहीं लग रहा है मुझे। वो मुझे पूछ नहीं पा रहे कि आपका तो मित्र कह रहा है और मुझे रहने के लिए बोलता है, तो आपसे मुझे संपर्क नहीं हो रहा है अतुल भाई से, डॉक्टर अतुल से। तो विजय भाई परेशान होके चलो एक बार काटते, फिर थोड़ी देर के बाद करते हैं, देखते हैं। तब तक उसको बिठाया है, थोड़ा जो भी खाना-वाना खिलाया है चौ पे, फिर मुझे संपर्क करते हैं, फिर मेरे से संपर्क नहीं हो रहा है। मेरे से संपर्क नहीं हो रहा, फिर विजय के भाई आखिर रात हो जाती है, रात को फिर विजय भाई सोचते चलो ये तो अतुल भाई का मित्र है और भले ही उनका मित्र यार मैं अतुल भाई को जानता हूँ, तो चलो एक दिन रहने देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसा करके विजय भाई ने उसको रोका लेते हैं और रातों-रात फिर उसको जो भी चोरी-मारी करना, जो भी करना वो करके चला जाता है, ठीक है? ये भी एक चांस हो सकता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो जो लिंक लगनी है, जो हमारा कम्युनिकेशन आना है, वो जो कम्युनिकेशन गैप होने से वो हमारा जो ऐसी दुर्घटना घट सकती है। इसी तरह से हमारे शरीर में कुछ घटना घटती है, जो सिग्नलिंग सिस्टम होता है, सिग्नलिंग सिस्टम, जो ब्रेन से हमारे बॉडी को सिग्नल जाना चाहिए कि भाई ये कैंसर सेल हमारे शरीर में बढ़ता जा रहा है। इम्यूनिटी को ब्रेन स्टिमुलेट करता है कि भाई जो कैंसर सेल ज़्यादा बड़े हैं उसको डिमोलिश करो, अंदर से एनर्जी ले लो और सारा शरीर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो।
ये हमारे सबके शरीर में ये सिग्नलिंग सिस्टम बराबर से मैनेज है, इसलिए हमारे शरीर में कैंसर सेल होते हुए भी हमें कैंसर नहीं होता। पर जिनके शरीर में ये सिग्नलिंग सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, ब्रेन उसको समझ नहीं पाता और वहां पर से फिर कैंसर सेल पनपने लग जाते हैं। ये क्या तरीका। और दूसरा ये होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये समझाने के लिए आपको उदाहरण दिया। दूसरी बात, जैसे कैंसर सेल और भी कैसे पनपते हैं, क्योंकि उनको लिमिट नहीं पता चलता कि मैं न्यूट्रिशन कितना चाहिए हमें। जैसे मेरे शरीर में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं कि जहां पर पूरी तरह से न्यूट्रिशन नहीं जाता है। देखो ये कैंसर सेल कैसे बनते हैं और कैसे पनपते हैं, उसका एक और एक रीजन है, ध्यानपूर्वक समझना इस बात को। 2 मिनट और, 2-4 मिनट और। मेरे शरीर में ऐसी कोई पार्ट है, जैसे अभी महिलाओं की हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर, तो हमें ब्रेस्ट की बात करना है। चलो हमारे ब्रेस्ट में कुछ ऐसे सेल्स है महिलाओं के जहां पर पूरी तरह से न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पा रहा है, और वहां से पूरी तरह से न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पा रहा, तो वहां का ब्रेस्ट सेल क्या सोचती है कि मुझे मरना तो नहीं है, मुझे न्यूट्रिशन चाहिए, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तो वो सेल्स 1 दिन, 2 दिन और ज्यादा से ज्यादा 3 दिन जिंदी रह सकती विदाउट फूड, कोई भी सेल हमारे शरीर में एक्सेप्ट हार्ट। तो वो सेल्स जो है उनको कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन के लिए वो क्या करती है, चोर रास्ता बना के वहां जहां न्यूट्रिशन ज्यादा है वहां पहुंच जाती है और वहां पर बहुत सारा न्यूट्रिशन लेती है। और इतना न्यूट्रिशन लेती है कि उनको फिर अपना कितना बाद में मल्टीप्लाई करना है वो भूल जाती है, और वहां पर फिर ज्यादा मल्टीप्लीकेशन से कैंसर बनना शुरू हो जाता है और वहां पर गांठ बनना शुरू हो जाता है। ये कैसे समझाऊं आपको, अगर सांसारिक रूप बाता में समझ लो। एक कोई लड़का है, उसको इंजीनियर बनना है और वो गरीब घर का लड़का है, और गरीब घर का लड़का है और उसको इंजीनियर बनना है। उसको हो सकता है उसकी बुद्धिमत्ता पर है, ये तो समझने के लिए आपको समझा रहा हूँ, बाकी प्रैक्टिकली ये संभव नहीं हो पाएगा। अगर वो बच्चा है, उसको पढ़ना है और उसको इंजीनियर बनना है, समझ लो थोड़ी देर के लिए, और उसको 50,000 रुपये चाहिए और उसके पास 50,000 रुपये नहीं है फीस भरने के लिए। अब बच्चा लड़का तो है, उसको तो पढ़ना तो है, फीस तो भरनी है, क्या करना है। तो सोचता क्या करो, कहाँ से लाओ पैसा, ये नहीं दे रहा वो नहीं दे रहा, चलो बैंक को लूट लेते हैं। उसने कैसे तो फिर बैंक में पहुंच गया, चलो ये मान लिया वो सक्सेस हो गया, अंदर भी घुस गया, वो तिजोरी तक घुस गया, जहां तक उसका समझ लो अभी उसने तिजोरी भी खोली है और उसके सामने बहुत सारा पैसा पड़ा है। तो मैं ये पूछता हूँ कि उसको जो 50,000 की जो जरूरत थी, तो क्या वो बराबर गिन के 50,000 ही उठाएगा, या हाथ में जितना आएगा उतना उठा के भाग जाएगा। स्वाभाविक है वो 50,000 गिनते नहीं रहेगा, जितना उसके हाथ में आएगा पैसा उतना लेके वो भाग जाएगा। ठीक है। उसी तरह का सिस्टम हमारे शरीर में होता है कि सेल्स को जो उसको ऑलरेडी उसके पास न्यूट्रिशन नहीं है, और उसको न्यूट्रिशन एक जगह जाके इतना न्यूट्रिशन मिला, तो वो इतना न्यूट्रिशन मिला कि उसको वो समझ में पा रहा है मैं कितना न्यूट्रिशन लूँ और कितना मल्टीप्लाई करूँ। वो मल्टीप्लाई होता जाता है, सेल्स उसका मल्टीप्लीकेशन करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, और वो बनता है गांठ वहां पर एक्स्ट्रा सेल्स बनने से। और वो गांठ वो होती है हमारे शरीर में कैंसर, जो कि हमारे हर एक के शरीर में कैंसर सेल है। मैं फिर से कहता हूँ, ये कोई एबनॉर्मल नहीं है, मेरे में शरीर में 4-5 प्रकार के कैंसर सेल आज भी हैं। पर वो मुझे कैंसर इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मेरे शरीर में जो सिग्नलिंग सिस्टम है ये परफेक्ट है। और मेरे शरीर में जितने जो न्यूट्रिशन के लिए अगर वो से कोई सेल ऐसे एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिल भी जाता है, तो ब्रेन उनको डिमोलिश कर देता है उन सेल्स को, और वो फिर उसके नए सेल्स फिर उसमें बन के उसको मैनेज कर सकता है। इसी चीज को बोलते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी मुझे लगता है 2016 में ऑटोफेजी इस खोज के लिए एक जापान के वैज्ञानिक थे, उनका नाम था योशिनोरी ओशिमी। ओशिमी योशिनोरी ओशिमी, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था ये ऑटोफेजी के लिए। ऑटोफेजी मतलब क्या, वो हमारे ही जो एबनॉर्मल सेल होता है शरीर उसको ही खा जाता है। ऑटो, ऑटो मतलब सेल्फ, फेजी मतलब खाना, खुद ही शरीर उसको खा लेता है, खुद ही शरीर उसको मार देता है शरीर में उस कैंसर सेल्स को, और उसका न्यूट्रिशन हमारे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ये होता है ऑटोफेजी। जिसके शरीर में ये ऑटोफेजी सिस्टम खराब हो जाती है, जिसको शरीर में वो इम्बैलेंस हो जाती है, उनके शरीर में कैंसर होता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत। आपने बहुत ही सिंपल वे में, इजी वे में हमारे दर्शकों को समझाया कि कैंसर आखिर होता क्या है। जब हमारी बॉडी के सेल्स एबनॉर्मल तरीके से बढ़ते रहते हैं और उनपे वो अपना कंट्रोल खो देते हैं बढ़ने का, उनको नहीं पता लगता कि कितने नंबर में बढ़ना है, तब हम उसको कैंसर का नाम दे देते हैं।
जिस तरह से आपने बताया कि एक सिग्नल सिस्टम होता है जो हमारे सेल्स को बढ़ने का जो बैलेंस है वो मेंटेन करके रखता है, पर जब ये सिग्नल लॉस्ट हो जाता है तब सेल्स को समझ में नहीं आता और वो एबनॉर्मल तरीके से बढ़ते रहते हैं, जिसे हम कैंसर का नाम दे देते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि ये जो सिग्नल सिस्टम जो लॉस्ट हुआ है बॉडी का, कैसे हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं, हम किन बातों का ध्यान रख सकते हैं जिससे हमारा ये सिग्नल सिस्टम आगे लॉन्ग रन तक भी मेंटेन रहे और हमारे शरीर में कैंसर होने की संभावना है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाए। जी। बिल्कुल, यही तो समझना है कि जो कि हमारे शरीर में इसको मेंटेन कैसे करें। देखो, जैसे हमें बताया कि ऑटोफैजी शरीर में अगर मेंटेन है तो हमारे शरीर में कभी कैंसर नहीं हो सकता। और उसी के लिए हमें कम से कम, मैं तो कहूँ, हफ्ते में एक उपवास करें, और 24 घंटे में 12 घंटे का उपवास जरूर हो। 24 घंटे में 12 घंटे का उपवास, और एक सप्ताह में एक उपवास अगर कोई करे, सप्ताह नहीं तो कम से कम समझ लो 2 सप्ताह में एक उपवास तो जरूर करे। तो ये उपवास जो करते हैं तो क्या, अगर हम खाना नहीं खाते तो हमारे शरीर में अगर ये एबनॉर्मल जो सेल्स होती है, जो एक्स्ट्रा जिसने न्यूट्रिशन लेके रखा होता है वो सेल्स को, कि ब्रेन वो हमारी इम्यूनिटी को बोलता है, उसको सिग्नल देता है कि भाई जहाँ यहाँ पर थोड़ा ज्यादा न्यूट्रिशन है वहां से आप शरीर में ले लो। फिर इम्यूनिटी उनको डिस्ट्रॉय कर देती है उस सेल्स को, और वो कैंसर सेल्स को, और फिर हमारे शरीर में उसका उसका न्यूट्रिशन वापस लिया जाता है। उसको बोलते हैं ऑटोफेजी। और ऑटोफेजी वो जो होता है, जो उपवास करते हैं उनमें एकदम वो बरकरार रहती है, एकदम परफेक्ट मेंटेन रहती है। और ये हमारे ऋषि मुनियों तो कितने सालों से कह रहे, संस्कृति में कैसे कैसे उपवास का महत्व बताया गया है। तो उसी का महत्व, उसी का केवल साइंटिफिकली किसी शास्त्रज्ञ ने, किसी वैज्ञानिक को एक्सप्लेन किया तो उसको नोबेल प्राइज मिल गया। तो हमारे ऋषि मुनियों तो न जाने कितने सालों पहले नोबेल, शायद नोबेल था भी नहीं उससे पहले ही उनको न जाने कितने प्राइज मिल गए होते। जैसे कि आपने बताया कि किस तरह से हमारे ऋषि मुनियों ने कई वर्षों पहले ही ये बात बोल दी थी कि उपवास रखना चाहिए। उपवास एक तरह से गैप होता है हमारी बॉडी के लिए जिसमें जो भी एक्स्ट्रा एक्सेसिव बन रहा होता है, ये बॉडी को लगता है कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, नहीं होने वाली चीज हो रही है, तो उसकी सफाई होती है, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है बॉडी का, जिससे जो भी बिल्कुल। एबनॉर्मल सेल्स होते हैं या एक्स्ट्रा जो हमारी बॉडी में केमिकल्स इम्बैलेंस जो होता है उसको बैलेंस करने के लिए उपवास बहुत मदद करता है। तो ऋषि मुनियों ने उसको एकादशी के नाम से उसको रख दिया हमारे शास्त्रों में, ताकि लोग 15 दिन में एक उपवास करें और स्वस्थ रहें। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे बिल्कुल। जानना चाहती हूँ कि उपवास से जिस तरह से आपने बताया कि हमारी बॉडी में जो भी एबनॉर्मेलिटीज है वो खत्म हो जाती हैं, बॉडी रिवाइव हो जाती है, रिजुविनेट हो जाती है बॉडी, और कैंसर सेल्स होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। मेरा अगला प्रश्न बिल्कुल। आपसे ये है कि जो सिग्नल लॉस्ट हुआ है बॉडी में, जो नेचुरल प्रोसेस जो लॉस हुई है, उसका क्या कारण है आपसे? बिल्कुल, जो नेचुरल, जो ब्रेन से, जो स्वाभाविक, जो ब्रेन से सिग्नल, हमारा शरीर में सारा कंट्रोल ब्रेन करता है। तो ब्रेन से जो सिग्नलिंग सिस्टम जो जाती है, देखो मैं फिर से उसी पॉइंट पे आऊंगा जो आज तक मैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस करता हूँ, क्योंकि देखो ब्रेन को भी फंक्शन करने के लिए उसके अपने केमिकल्स चाहिए होते हैं, उसको अपने हार्मोन्स की मेंटेनेंस चाहिए होता है हमारे ब्रेन को। तो हमारे ब्रेन के जो केमिकल्स होते हैं, सीरोटोनिन, डोपामाइन, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। और फंक्शन के लिए भी बहुत सारे केमिकल हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है। वो सारे हार्मोन, सारे केमिकल्स हमारे गट बैक्टीरियाज बनाते हैं। गट बैक्टीरियाज मतलब हमारे पेट के जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं, जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं, वो हमारे केमिकल बनाते हैं और वो ब्रेन के लिए काम आता है। देखो ये सारा फीडबैक होता है। मैं पहले भी बताया कि हमारे शरीर में फ्रेंडली बैक्टीरिया की बहुत जरूरत होती है, और वो केवल और केवल हमारे न्यूट्रिशन से और हेल्दी माइंड से होता है। देखो ब्रेन का फंक्शन और मन, इसमें फर्क है। मैं अगर आपको किसी को पूछूं भाई हमारा मन कहाँ है, कई लोगों को लगता है कि मन हमारे ब्रेन में होता है। ना 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 ना, पहली बार हमारी बात हो चुकी है कि ब्रेन में मन नहीं होता। मन कहाँ होता है हमारे शरीर में? मन हमारे शरीर में सर्वत्र है। जितना भी शरीर में मेरे सेल्स है, जितने भी शरीर में मेरे 120 ट्रिलियन सेल्स है, ये सारा मन है। कुल मिला के सारा चेतन मन है, और चेतन सर्वत्र है, इसलिए सर्वत्र मन है। तो कई लोगों की मान्यता थी, ऐसा कोई एक साइंटिस्ट भी हो चुका था, वैज्ञानिक, जिन्होंने ये कागजात पेश कर दिया वो नोबेल, जो भी उनकी कमेटी के सामने, और उन्होंने ये तय कर, इन्होंने बता दिया भी ब्रेन में मन होता है, तो उसको नोबेल प्राइज मिला था। बाद में पर वो मरते वक्त जब उन्होंने अपने भारत के वेदांत और उपनिषदों को समझा और पढ़ा, तब उसने मरते वक्त बताया कि मुझे गलत नोबेल मिला है, मुझे नोबेल जो दिया गया एकदम गलत, क्योंकि मन ब्रेन में नहीं होता। मन सर्वत्र होता है। ब्रेन केवल फंक्शन है, एक ऑर्गन है कि जो हमारे शरीर को केवल
कंट्रोल करता है उसका फंक्शन को। तो मेरा कहने का तात्पर्य जो सिग्नलिंग सिस्टम ब्रेन से जाता है, ये हमारे मन से भी संबंधित होता है। देखो, आजकल का मैं अभी जो आपको कुछ-कुछ जो बताया कैंसर का कारण बताया आपको कि भई वो ऑटोफेजी बराबर मेंटेन होना चाहिए, आपका सिग्नलिंग सिस्टम बराबर मेंटेन होना चाहिए, ये तो फिज़िकल लेवल पर हो गया। और आज के ज़माने में, आज के जो रहन-सहन में, आज के लाइफ़स्टाइल में हेट्रेट हेट्रेट इज़ द मेजर कॉज़ ऑफ द कॉज़िंग द कैंसर। हमारा जो द्वेष है, एक-दूसरे से हम जो द्वेष द्वेष करते हैं किसी से, किसी-किसी का होता होगा। संसार में तो ये सब चीज़ें चलते ही है। तो ये सब चीज़ें आजकल का जो है हेट्रेड जो है, इट्स अ मेजर कॉज़ और ये हमारे सिग्नल सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है, हमारे केमिकल्स को सारा डिस्टर्ब कर देता है और वैसे ही लोगों का खान-पान ठीक नहीं है, वैसे ही लोगों के लाइफ़स्टाइल ठीक नहीं है, तो गट बैक्टीरियाज़ वैसे ही कम हैं और वो केमिकल बराबर से सिंथेसाइज़ नहीं कर सकते हैं, बना नहीं सकते हैं। इसलिए ब्रेन में उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, सिग्नलिंग सिस्टम भेजना कम हो जाता है और इसी से कैंसर भड़कता है। और ये सिग्नलिंग सिस्टम डिस्टर्ब करने का सबसे बड़ा कारण है एक तो गट बैक्टीरियाज और वो मेंटालिटी। आजकल की ज़माने की जो कॉम्पिटिटिवनेस जो है जिससे हेट्रेड बढ़ता जा रहा है लोगों के बीच में और द्वेष, गुस्सा ये बहुत ज़्यादा बड़ा कारण है। ये सिग्नलिंग सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है और ऊपर से मेडिकेशन और मेडिकेशन। कहीं न कहीं हमारे दर्शक भी इस बात से एग्री करेंगे कि हमारा लाइफ़स्टाइल तो है, जिस हिसाब से हमारी डिपेंडेंसी पैक्ड फूड पे बढ़ी है, हमारी बॉडी का जो सिस्टम है, फ्लोरल बैक्टीरिया, जिस तरह से आप हर बार हमें बताते हैं कि हमारे बॉडी में एक फ्रेंडली बैक्टीरियाज़ होते हैं, जो हमारी बॉडी की सारी साइकिल्स को मेंटेन करते हैं। और कहीं न कहीं हमारे दर्शक इस बात से भी एग्री करेंगे कि जो हमारी इमोशंस है, वो हमारी बॉडी पे, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे पूरा-पूरा प्रभाव डालते हैं। अगर हमारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं तो उनका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे नेगेटिव रहता है। अगर हमारे इमोशंस पॉजिटिव रहते हैं, हमारे भाव अच्छे रहते हैं, वैसा ही वो प्रभाव हमारी बॉडी पे छोड़ते हैं। तो ये बात डॉक्टर साहब की हमें अक्षरशः याद रखनी चाहिए कि जैसा हम सोचते हैं, वैसा हमारी बॉडी बन जाती है, वैसे ही हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो वो नेगेटिव केमिकल्स रिलीज़ करेगी, नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करेगी। इतना ज़्यादा अगर हम नेगेटिव रिस्पॉन्ड करती है तो कई बार दवाइयाँ भी असर नहीं करती हैं। सुनने में जो पहली बार सुन रहे हैं उनको शायद अजीब लग रहा होगा, पर अगर आप खुद भी ऑब्जर्व करेंगे आजकल बीमारियां बढ़ गई हैं। एक जो हमारा लाइफस्टाइल है उसका रीजन जो डॉक्टर साहब हर एपिसोड में बताते हैं, दूसरा साइकोलॉजिकल भी बहुत बड़ा रीजन होता है। जो हमारी बॉडी में आजकल ना होने वाली बीमारियां बढ़ गई हैं, कैंसर बढ़ गया है, हमारा लाइफस्टाइल तो है, हम स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, ना खाने वाली चीजें खाते हैं और ना सोने वाले टाइम पे सोते हैं, हमारी रूटीन एकदम अपसाइड डाउन हो गई है। साथ ही साथ हमारे विचारों का भी पूरा-पूरा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पे आज पड़ा है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें हमेशा एक पॉजिटिविटी रहे हमारे मन में चीज़ों को लेकर, दूसरों के प्रति और कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा योगा, प्राणायाम करें ताकि हम निश्चिंत जीवन जिएँ और एक ऑप्टिमिस्टिक जीवन जीने का प्रयास करें। डॉक्टर साहब आगे बढ़ना चाहेंगे और जानना चाहेंगे आपसे कैंसर के बारे में थोड़ा-सा और। ऐसा कहते हैं कि कैंसर जितनी जल्दी डिटेक्ट हो उतना अच्छा है और जितनी जल्दी वो डिटेक्ट होता है उतना उसके क्योर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं और जितना लेट पता लगता है उतना ही लेट हो जाता है उसको ट्रीट करने में। तो आप हमारी महिला दर्शकों को प्लीज बताएं कि क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं जिसे वो फर्स्ट स्टेज पे ही डिटेक्ट करने में उन्हें हेल्प हो और वो जल्दी से जल्दी किसी मेडिकल एक्सपर्ट को कंसल्ट कर सके। प्लीज। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बात एकदम सही बोला आपने कि इसमें डिटेक्शन जो है बहुत ज़रूरी है अर्ली स्टेज पे होना और मैं महिलाओं में ज़रूर ये बात आती है और उस ज़्यादातर अपनी भारतीय महिलाओं में कि एक संकोच जो होता है, एक एक शर्म होती है। जैसे अभी मैंने कई महिलाओं को देखा जब हमारे सामने आते हैं और जब उनको पूछते भाई इतना आपने देर से क्यों किया? हाँ, पहले गाँठ तो बहुत दिन से लग रही थी, जैसे मैं ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहा हूँ समझ लो। तो गाँठ तो बहुत दिन से लग रही थी पर हमने सोचा इतना हो जाएगा, शर्म के मारे किसी को बोले नहीं। तो बस जब तकलीफ होने लग गई, दर्द होने लग गया तो फिर वो गए और फिर बाद में डिटेक्ट हुआ चलो वो तब तक तो फर्स्ट स्टेज क्रॉस हो गई। तो बहुत बार देखा गया है, चलो ये ब्रेस्ट के बारे में हो गया। सेकंडली अगर वो सर्वाइकल हो, यूटेराइन हो, ये ओवेरियन हो, उसमें क्या होता है स्वाभाविक है, वहाँ पर तो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम ही होगा। अगर मानो कोई गाँठ अगर यूटेरस में है, तो उसको उस महिलाओं को थोड़ा मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो सकता है, एक्सेसिव फ्लो हो सकता है। वो भी क्या होता है बहुत बार
हाँ हो रहा है, होने देते हैं। फिर थोड़ी सी दवा, डॉक्टर अपने जो फैमिली डॉक्टर होते हैं उनसे दवा लेते हैं, वो डॉक्टर भी थोड़ा देखता है, भाई सोनोग्राफी करा लेते हैं। फिर जब सोनोग्राफी करते करते भी बहुत समय हो जाता है कभी कभी तो, और कर लेते हैं, छोटी मोटी गांठ दिखती है और वो गांठ के हिसाब से थोड़ी दवा दे देते हैं, फिर वो तकलीफ कम नहीं होती, फिर वो जांच के लिए किसी पास भेजते हैं, और फिर वो तब तक फिर वो फिर से फर्स्ट स्टेज क्रॉस हो गई होती है। ऐसा ही जनरली देखा गया है कि थोड़ी लापरवाही जो होती है, ये लगभग कारण बन सकता है कि फर्स्ट स्टेज में ना हो। पर मैं तो कहूँ कि जांच तो, अगर अगर आपको थोड़ा डाउट है कि मेरे समझ लो अगर कोई महिला है जिनको अगर ब्रेस्ट में थोड़ा सा भी पेन होने लग गया है, थोड़ा सा लंप हो, देखो सेल्फ एग्जामिनेशन इज मस्ट। खुद ही खुद का एग्जामिन करें, तो खुद एग्जामिन करने के बाद हमें पता चल जाता है महिलाओं को कि अगर भाई यहाँ थोड़ी मुझे गांठ है, तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करो, स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करो, किसी को भी देखो दिखाओ। अगर वो अगर ऐसा जांच की उसको लगता है, अगर उसको कॉन्फिडेंस है कि नहीं सादा है जो भी है, वो भी थोड़ा पता चल जाता है। डॉक्टर का भी अपना इंट्यूजन होता है कि भाई कैसा है, गांठ शादी हो सकती है क्या, तो अगर उस तरह से वो देख के अपना डिसीजन ले सकता है। और अर्ली स्टेज में अगर आपका डिटेक्ट हो गया तो वाकई ट्रीटमेंट करने में बहुत मदद होती है और जल्दी रिस्पॉन्स मिलता है और 100% रिस्पॉन्स मिलता है। पर ज़्यादातर महिलाओं में फर्स्ट स्टेज अगर क्रॉस हुआ जाता है तो फिर उलझन हो जाती है, फिर वो चेकअप करना वो करना, कोई हो सकता है कोई वो अगर पार्ट निकाल ही देते हैं, और केमोथेरेपी रेडियोथेरेपी वो देते हैं। आजकल तो मैंने कई लेक्चर सुनता हूँ, अच्छे अच्छे ऑन्कोलॉजिस्ट के लेक्चर सुनता हूँ। मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत में मुझे लगता है ऐसा कोई ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं है कि जो इस बात का फेवर करे मैं जो अभी बोलने जा रहा हूँ। अच्छे अच्छे ऑन्कोलॉजिस्ट जो वैज्ञानिक लेवल के हैं, फॉरेन के, जो कभी सारा रिसर्च तो वहीं होता है, वो खुद कहते हैं कि कोई भी अ, अगर आपको डाउट है कि भाई ये कैंसर शुरुआत हो चुका है, गांठ कैंसर की है, तो आप डायरेक्ट उसको फिर नेचुरल तरीका या उसको डाइटरी चेंजेस करके उसको ठीक करने की कोशिश करो, क्योंकि केमोथेरेपी रेडियोथेरेपी बल्कि ये बीमारी से ज़्यादा घातक ये ट्रीटमेंट साबित हो रही है। और देखो मैंने ये एक नहीं कईयों पेशेंट्स के देखा, शुरुआत में आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, हाँ थोड़ा सा आपको आराम मिलेगा, भाई देखो हमने रेडियोथेरेपी ली, केमोथेरेपी ली, तो वहाँ की गांठ चली गई, वो जो भी है। और आपको वो ही नहीं पता चलता कि वो लैंड अप हो गई कहीं कहीं, वो दूसरी जगह फैल चली गई हैं, और वहां पर वो डेवलप होने में साल 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं। फिर एक बार अगर मेटास्टेसिस बोलते हैं उसको, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो अगर अगर हो गया तो फिर कोई नहीं रोक सकता। फिर उसके लिए बस डॉक्टर ही भी खुद बोल देते हैं भाई चलो अब तो हमारे हाथ में कुछ नहीं, भगवान से प्रार्थना करते रहो जितना जिए उतना। तो खुद भी हाथ ऊंचा कर लेते हैं और आपको घर पे भेज देते हैं, और फिर पेशेंट जितना जीता है जितना जीता है, ऐसा हमने देखा है। इसलिए रेडियोथेरेपी केमोथेरेपी लिए तुरंत मत जाना। मैं कुछ सॉल्यूशन दूंगा आपको, घरेलू कुछ सॉल्यूशन है, कुछ सॉल्यूशन हमारे पास मेडिसिन के तरफ पे मिलते हैं। मैं होम्योपैथ डॉक्टर हूँ, तो होम्योपैथी कुछ ऐसे बहुत सारी मेडिसिन होती है। अगर मैं देखो आपको मैं तुरंत अभी आपको अभी इसी प्रोग्राम में डायरेक्ट मेडिसिन का नाम बताओ, ऐसा वो ठीक नहीं है। कैंसर के लिए तो जरूर ठीक नहीं है, क्योंकि कैंसर पेशेंट एक ऐसी स्थिति पर होता है, एक समझ लो जीवन मृत्यु के बीच में झूलता होता है। तो ऐसे पेशेंट को तो हमारे पास आके सामने आके बराबर बैठ के पूरी डिटेल दे के फिर हम उनको प्रोटोकॉल देते हैं खान पान का। जैसे मैं अभी कुछ घरेलू जो चीज बता रहा हूँ वो मैं तो आपको अभी सामने ही बता सकता हूँ जो आपको कर सकते हैं। तो एक प्रश्न है डॉक्टर साहब मेरा, जिस तरह से आपने बताया कि महिलाएं संकोच करती हैं, स्पेशली जो इंडियन लेडीज हैं वो संकोच करती हैं और समय से नहीं पहुंचती हैं डॉक्टर के पास। तो कोई, अब जैसे ब्रेस्ट कैंसर है तो, या फिर सर्वाइकल कैंसर है, तो कोई सेल्फ एग्जामिनेशन आप प्रोसेस बता सकते हैं कि घर में ही महिला जांच कर ले कि हाँ ये लक्षण ठीक नहीं लग रहे, या हो सकता है कि ये लक्षण कैंसर के हों, ऐसा कोई प्रोसेस या प्रोसीजर सेल्फ एग्जामिनेशन का आप अगर हमारी दर्शक महिलाओं को बता पाए? बिल्कुल देखो अभी मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पे नहीं बता पाऊंगा। आप ये कर जी। सकते हो कि आप यूट्यूब चैनल पर ऐसे है, ऐसे कुछ टिप्स उन्होंने वीडियो के मार्फत दिए हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करके आप इस तरह से जरूर कर सकते हैं। हाँ बाकी रही इंटरनल ऑर्गन्स की तो आप एक्सटर्नल ये नहीं कर सकते, उनके लिए तो आपको प्रॉपर जांच में जाना पड़ेगा, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना जी, पड़ेगा। तो मैं अपनी दर्शक महिलाओं को बता दूं कि जिस तरह से महिलाओं में अलग अलग प्रकार के कैंसर होते हैं, डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि ब्रेस्ट कैंसर का तो सेल्फ एग्जामिनेशन हो सकता है, यानी आप खुद भी उस ऑर्गन पे हाथ लगा के या फील करके आप चेक कर सकते हैं कि ये कैंसर के लक्षण तो नहीं है। तो आप उसका यूट्यूब पे वीडियो चेक कर सकते हैं, आप डाल सकते हैं सेल्फ एग्जामिनेशन फॉर ब्रेस्ट कैंसर करके। पर बाकी जो कैंसर है, जैसे सर्वाइकल कैंसर हो गए, यूट्रिन कैंसर, उसके लिए डॉक्टर साहब कह रहे हैं उसको कोई सेल्फ एग्जामिनेशन टेक्निक नहीं है, आप लोगों को टेस्ट ही
करवाने होंगे, जो भी आप डॉक्टर के पास जाएँगे, जिस तरह के टेस्ट वो रिकमेंड करते हैं, आप वही टेस्ट करवाएँ। और डॉक्टर साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है, अगर कैंसर डिटेक्ट होता है, रिपोर्ट्स में कैंसर आता है, तो सीधे कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी पे ना जाएँ, किसी विश्वसनीय डॉक्टर के पास जाएँ और उनकी सलाह अनुसार फिर आप अपना इलाज शुरू कर सकते हैं। जी, डॉक्टर साहब, अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने बताया हमें कि कैंसर की मेडिसिन आप स्पेसिफिकली आप नहीं बता सकते, ये बात हम समझते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है, जैसे आपने बताया कि एक स्टेज होती है, एक तरफ जीवन होता है, एक तरफ मृत्यु होती है, तो आप जनरल मेडिसिन बिल्कुल प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। डॉक्टर रिकमेंडेशन, पर्सनल विजिट बहुत ज़रूरी है कैंसर में। पर कोई, जिस तरह से आपने बताया कि उपवास कर सकते हैं, और हम जानते हैं कि योगा, प्राणायाम कैंसर जैसी घातक बीमारियों को ठीक करता है। और कोई घरेलू उपचार आप हमारे दर्शकों को बताएं, जो करने से बहुत लास्ट स्टेज पे तो नहीं, कम से कम शुरुआत में ही अगर पता लग जाए तो कैंसर को रोका जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो हम कर ही सकते हैं और हमने कई पेशेंट्स को उसमें से लाभान्वित भी हुए हैं। जैसे अभी शुरुआत में चलो अभी जो कॉमनेस्ट कैंसर जैसे आपने बात की कि ब्रेस्ट कैंसर लगभग 70-75% जो फीमेल्स में कैंसर होता है ज़्यादातर वो। तो अगर किसी को डिटेक्ट हुआ है और जो इनिशियल स्टेज पर है, तो वो ज़रूर हमारी बात समझे कि वो उनको क्या करना है कि अ, सुबह-शाम एक पत्ता और दोपहर में जो मैं बताऊँगा उसका काढ़ा, मतलब 3 बार आपको दिन भर में काढ़े पीना है। जैसे सुबह-शाम समझ लो 1 सप्ताह के लिए पारिजात, जिसको हार श्रृंगार भी बोलते हैं। हर पारिजात के पत्ते लिए आपने 4-5, 1 गिलास उबलने के लिए रख दिया, उबलते हुए पानी में 4-5 पत्ते टुकड़े करके डाल दिए, 7-8 मिनट उबलने दिया, ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद छान के पी लिया। सुबह और शाम को भी उसी पत्तों का फिर से आपको रिपीट करना है काढ़ा, सुबह-शाम। और दोपहर में करंज का पेड़ होता है, जिसके हम दातुन करते, फेमस होते हैं, जो पुराने ज़माने में 2 लोग करते थे दातुन, करंज का पेड़ होता है, और करंज के पेड़ के पत्ते दोपहर में आपको काढ़ा लेना 1 सप्ताह के लिए। मतलब कुल मिला के 1 सप्ताह के लिए सुबह-शाम पारिजात और दोपहर के लिए करंज, करंज के पत्ते। तो वो आप 1 सप्ताह होगा। दूसरा सप्ताह के लिए पीपल के पत्ते, पीपल का पेड़ होता है, उसके पत्ते मिल जाएँगे, 4-5 पत्ते उसके ले लिया, सुबह-शाम के लिए वो काढ़ा पिया और दोपहर में लिया नीम का पत्ता, नीम के पत्ते जो कड़वा नीम होता है, वो आपने दोपहर के लिए पीना है। तो वो चलेगा 1 सप्ताह, 1 सप्ताह प पारिजात और करंज, दूसरा सप्ताह पीपल और नीम के पत्ता और तीसरा सप्ताह है वो अमरूद के पत्ते, अमरूद जो होता है गाँवा, तो उसके पत्ते 2-3 पत्ते ले लिए, बड़े होते पत्ते 2-3 पत्ते बहुत हो गए। उसका सुबह-शाम पत्ता उसका काढ़ा ले लिया और दोपहर में लिया लाल अंबरी या पटवा, ये भी एक पेड़ होता है, आप गूगल कर लेना या कोई जानकार होगा तो उससे आप मँगवा लेना। लाल अंबरी बोलते हैं या तो पटवा उसको झाड़ का पेड़ का नाम है, वो आप उसके पत्ते आपका उसका दोपहर में काढ़ा पी सकते हो। मतलब कुल मिला के 3 सप्ताह आपका ये चलेगा अलग-अलग और फिर से साइकिल रिपीट होती रहेगी। ठीक है? और मैं जैसे बताया था कि सिग्नलिंग सिस्टम को मेंटेन करना है, तो उसके लिए हमारे शरीर में फ्रेंडली बैक्टीरिया करना है। तो आपको मैं जो मिलेट्स बताता हूँ, 5 प्रकार जो मिलेट्स होते हैं, ब्राउन टॉप मिलेट्स, फॉक्सटेल मिलेट, लिटिल मिलेट, बर्नर्ड मिलेट, कोडो मिलेट, ये जो हम मिलेट्स बताता हूँ, ये सारे मिलेट्स का आपको खमीर ही खाना है, सुबह-शाम खाना है। भले 2 बर्तन लिया ना, 1 बर्तन सवेरे भिगोया, शाम को पकाया, फिर बाँध के रख दिया, फिर सुबह आपको खाने के लिए तैयार बनेगा। एक बर्तन को रात को भिगोया, सवेरे पकाया धीमी आँच में, फिर ठंडा किया, फिर बाँध के रख दिया मुँह उसका कपड़े से, फिर शाम को उसको आपको खाने को मिला। जो कैंसर पेशेंट्स हैं, उनके लिए मैं ज़रूर कहूँगा वो खमीर ज़्यादा से ज़्यादा खमीर पे रहें। 6 महीने तक मैं कहूँ खमीर पे ही रहें। और वो खमीर भी जब खाएँगे, वो भले आप सब्ज़ी के साथ खाओ, ठंडा ही मतलब थोड़ी थोड़ी ज़रा-सी गरम हो चल जाएगा, पर सब्ज़ी के साथ खा लेना, दाल के साथ खा लेना और किसी को और कोई तकलीफ़ ना हो तो ताज़ा छाछ भी मिला सकते हो या थोड़ी ताज़ी लस्सी भी मिला के आप उसमें खमीर के साथ खा सकते हो, थोड़ा मसाला मिला के, आपकी जैसी मर्ज़ी। तो कुल मिला के आपको खमीर ही खाना है क्योंकि खमीर के द्वारा आपके शरीर में बैक्टीरिया जो है, फ्रेंडली बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाएगी और आपका ब्रेन में जो केमिकल्स की ज़रूरत है, वो बढ़ जाएगी, केमिकल सिग्नलिंग सिस्टम बराबर मेंटेन हो जाएगा। धीरे-धीरे इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, इम्यूनिटी बढ़ने से आपका और कैंसर सेल्स पे काबू आप कर सकते हो। ये साइंटिफिक वे है, पर आपको मैं फिर से कह रहा हूँ कि कौन से स्टेज पर आप हो, उसके ऊपर है, इसलिए डॉक्टर से मिलना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है उसमें और भी वो परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि आपको फिर वो केवल जूसेस भी दे सकते हैं, आपको केवल फलों पे भी कोई ऐसे पर्टिकुलर फल पे भी रख सकते हैं, पर्टिकुलर और भी लीव्स होते हैं अलग-अलग तो उसके में भी वो रख सकते हैं।
तो कुल मिला के आपको ये फॉलो करना है। और ये कॉमन जो हमारा सबसे कॉमन कैंसर है जो ब्रेस्ट कैंसर का है वो है उसके बारे में बताया। और बाकी सर्वाइकल कैंसर, यूट्राइन कैंसर और ओवेरियन कैंसर ये भी होता है जिसके लक्षण अलग अलग होते हैं, जैसे ब्लीडिंग होना या वो पेन होना। तो उन महिलाओं ने क्या करना है कि सुबह शाम पहले सप्ताह के लिए पारिजात का ही काढ़ा, दोपहर में पपीता का पत्ते का काढ़ा लेना है। पपीता का 1 सप्ताह के लिए, जैसे बताया काढ़े की प्रोसेस वही रहेगी जो बताया था, सुबह शाम पारिजात, दोपहर में पपीता। दूसरे सप्ताह के लिए सुबह शाम पीपल के पत्ते, दोपहर में पान के पत्ते, जो हम पान खाते हैं भोजन के बाद जो पान खाते हैं वो नागा पान, वो आप उसका दोपहर में काढ़ा ले सकते हो 1 सप्ताह के लिए। और तीसरा सप्ताह अमरूद के पत्ते और सुबह शाम, और दोपहर में कंधी के पत्ते। और इन जो कैंसर बताया था हमने, ये जो यूट्राइन, सर्वाइकल और ओवेरियन, इसमें कुटकी जो है लिटिल मिलेट है वो आपको 3 दिन लगातार उसका खमीर खाना है, और बाकी जो मिलेट से 4 वो एक एक दिन खाना है। तो ये आपको कुटकी का जो होता है, कुटकी का असर जो है ना, ये पर्टिकुलर आपको बताऊं कि ये जो मिलेट है ये पर्टिकुलर आपके फीमेल ऑर्गन्स पे काम करते हैं, मतलब जेनिटल ऑर्गन्स पे, यूटरस हो गया, सर्वाइकल सर्विक्स हो गया, या ओवरी हो गया। तो ये जो लिटिल मिलेट है इसका आप जरूर सेवन लगातार 3 दिन करना है, और बाकी जो 4 मिलेट्स है उनका एक एक दिन खमीर ही बनाना है। फिर से बताऊं, खमीर ही खाना है आपको, खमीर का प्रोसेस आप जरूर यूट्यूब पे देख लेना। ये फिर आपको फ्रेंडली बैक्टीरियाज आपके शरीर में बनाएंगे, और बाकी जो भी केमिकल्स शरीर ब्रेन के लिए चाहिए वो तो बना के आपका सिग्नलिंग सिस्टम है और ये सारी सिस्टम को मेंटेन कर सकता है। तो ये आपको घरेलू चीज करना है, बाकी की चीज आप डॉक्टर से मिलके मेडिसिन के तौर पे आप कर सकते हो। और ये कैंसर से आप बिल्कुल, मैं कहूँ अगर फर्स्ट स्टेज और सेकंड बी तक भी हम बहुत सा पेशेंट्स को हमने रिवर्स किया हुआ है, रिवर्स हुए हैं पेशेंट्स। हाँ, बट एडवांस बहुत ज़्यादा है तो कम से कम मैं तो ये नहीं कहता हूँ कि मैं फोर्थ स्टेज को भी हम ठीक कर सकते हैं, पर ये जरूर कहूंगा जब फोर्थ स्टेज पे अगर कोई पेशेंट है और वो इस तरह से कुछ खाते पीते हैं और इस तरह से प्रोटोकॉल करते हैं, तो कम से कम उनका अंत दुखद तो ना हो, उनको ज़्यादा तकलीफ तो ना हो। और उनको जैसे केमो लेने के बाद आपने देखा होगा, एक केमोथेरेपी लेते हैं तो सारे बाल उड़ जाते हैं, दूसरे में तो पूरे सारे बाल ये अपने आईलैशेस तक उड़ जाते हैं, फिर बाद में भले ही आते हैं। पर वो कितना एक एक तरह से एक मानसिक भी पेशेंट को कितना पीड़ा होती है वो सब देख के, और ये सब अनुभव करके एक एक केमोथेरेपी लेने में कितना शारीरिक पीड़ा भी होती है। तो कहने का तात्पर्य ये, इससे अच्छा ये आप जो खान पान की बात ये करके भले ही जितना जीवन शेष है वो शांति से आपका बीते, यही यहाँ उद्देश्य हम कई पेशेंट्स को आखिरी स्टेज वालों को बोलते हैं। और साथ साथ फिर जैसे नेचुरल फूड होता है, फ्रूट्स है, सलाद है, और वो स्प्राउट्स है, स्प्राउट जो होता है, स्प्राउटेड में जो अंकुर होता है, अंकुर में विटामिन B17 होता है, और वो B17 एंटी कैंसरस माना जाता है। तो पेशेंट्स को, जो कैंसर पेशेंट है उनको स्प्राउटेड चीज हम बिल्कुल रॉ खाने के लिए बोलते हैं, वो जरूर खाते हैं, खाना चाहिए। और उसमें विटामिन B17 होते हैं। और गाजर का रस, बीट और गाजर का रस हम एक एक दो दो ग्लास पिलाते हैं, उसमें भी एक शक्ति होती है एंटी कैंसरस। तो ये हम ये खमीर के साथ साथ इनको नेचुरल बीट और गाजर का रस और स्प्राउट्स, फ्रूट्स, सलाद, इनका हम सेवन जरूर बताते हैं, और ये करने से भी उनको काफी लाभ होता है, पेशेंट्स को हमने देखा है। तो जिस तरह से आपने बताया डॉक्टर साहब, जो हमारी डाइट है वो हमें बिल्कुल चेंज करनी है, उसको नेचुरल करना है, हमें जो डिपेंडेंसी है वो बिल्कुल। मिलेट्स पे बढ़ानी है, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया जो लिटिल मिलेट होता है उसको महिलाओं के फीमेल ऑर्गन्स पे काम करता है, उसको उसके कैंसर को खत्म करने में सहायक होता है। फिर आपने काढ़े का कोर्स बताया, और आपने बताया कि किस तरह से कोशिश करनी चाहिए कैंसर पेशेंट को मिलेट्स की डाइट पे और काढ़े की डाइट पे ही रहना चाहिए। तो आप एक बार, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी, आप एक बार अगर फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज की इनिशियल भी आपको डिटेक्ट हुआ है तो आप ये फॉरेज लेके देखें, काढ़े लेके देखें, और उसके बाद आपको फर्क जरूर महसूस होगा। फिर आप अगर आप चेकअप कराएंगे तो कैंसर बिल्कुल आप अपना कम होता हुआ दिखाई देगा। इसको कोर्स को हम कर सकते हैं, नेचुरली हील होने की कोशिश हम कर सकते हैं। हमारी बॉडी नेचर से बनी हुई है, नेचर में बनी हुई है, तो अगर हम नेचुरल प्रोसेस से उसे पहले ठीक करें तो हमें फायदा होगा। कीमोथेरेपी बहुत ही ज्यादा शरीर को परेशान भी करती है, पीड़ा देती है, तो उसको ना अपनाते हुए हम ये नेचुरल मेथड्स को अपना सकते हैं। और उससे पहले, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए सेल्फ एग्जामिनेशन भी हो सकता है, वीडियोस आप यूट्यूब पे देख सकते हैं।
मैं महिलाओं दर्शकों से अनुरोध करूंगी, प्रमाणित वेबसाइट के वीडियो ही देखें, रेफर करें, जेन्युइन वेबसाइट ही रेफर करें। और उससे भी ऊपर हम आपको यही बोलेंगे, थोड़ा सा भी अगर आपको कुछ महसूस होता है तो शंका ना करें, संकोच ना करें, तुरंत ही तुरंत जाके मेडिकल प्रैक्टिशनर को आप कंसल्ट करें, उनकी राय लें। तो हमें डॉक्टर साहब ने जिस तरह से बताया कि आप प्राणायाम करें, योगा करें और साइकोलॉजिकली अपने जो थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव रखें और किसी भी तरीके नकारात्मक विचार ना आने दें जिससे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचे। फिर उन्होंने काढ़े के बारे में बताया, उपवास के बारे में बताया कि हफ्ते में एक उपवास नहीं तो 15 दिन में एक उपवास तो रखना चाहिए जिससे शरीर की सफाई होती है। और फिर उन्होंने काढ़े का कोर्स बताया। और इसी बीच प्लीज हम आपको फिर से एक बार रिकमेंड करते हैं, अपने डॉक्टर्स को जितनी जल्दी हो सके कंसल्ट करें, क्योंकि ये जितनी जल्दी डिटेक्ट होता है कैंसर उतनी जल्दी ट्रीट होता है। मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने विस्तार से हमें कैंसर समझाया, कितने तरह का कैंसर होता है ये हमें बताया और उसका घरेलू इलाज भी बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमारी महिलाओं को जी सही जानकारी देने के लिए, सही दिशा देने के लिए। जी जी, सबको धन्यवाद। सबको जी, मैं महिलाओं दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं, हमारा जो आज का एपिसोड था वो कैंसर पे था। अगला जो एपिसोड होगा वो लाइव होगा, हम लाइव आएंगे डॉक्टर अतुल के साथ स्वास्थ्य संजीवनी में। आप अपने प्रश्न रख सकती हैं और कमेंट के माध्यम से आप अपने प्रश्न रख सकती हैं और हम पूरा पूरा प्रयास करेंगे आपकी शंकाओं का निवारण करने का। पिछले के एपिसोड में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमसे, हम उसके उन प्रश्नों का उत्तर भी उस लाइव में हमारी दर्शक महिलाओं को जरूर देंगे। और हमारे लाइव से तो आप सभी जुड़िएगा ही। डॉक्टर अतुल से अगर आप पर्सनली मिलना चाहते हैं, उनकी राय लेना चाहते हैं, कुछ सुझाव लेना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे डॉक्टर अतुल की ईमेल आईडी देख सकते हैं। उस ईमेल आईडी पे आप डॉक्टर साहब से कंसल्टेशन ले सकते हैं, उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी शंकाओं का निवारण कर सकते हैं। तो महिलाएं जरूर जुड़ें और महिलाओं को भी जोड़े। अगले हफ्ते हमारे लाइव के लिए जो है 16 अगस्त 2022 रात को 9 बजे। आज के लिए बस इतना ही। मेरी और पूरी मंगलमय टीम की तरफ से आप सभी को नमस्कार।